हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसमें हम अभी के लिए सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि दिसंबर में आने वाले हैं एग्ज़ाम। तो डेली हम 30 MCQ यहाँ पे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 15 है और पिछले हमने 14 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो 15 नंबर टॉपिक है जिसका नाम है असेसमेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें भी 30 क्वेश्चन है आज के असेसमेंट इवोल्यूशन का। तो ये हम आज कंप्लीट करेंगे और अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। और आगे अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में करीब मोर देन 1000 लाइक ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़, तो हम विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ऑलराइट गाइस, सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राथमिक पर्पस क्या है? ठीक है, प्राथमिकता क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है असाइनिंग फाइनल ग्रेड्स एट द एंड ऑफ ए कोर्स, या फिर नंबर बी है मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक, या फिर सी है रैंक स्टूडेंट्स बाय एबिलिटी, रिप्लेस टीचर इंस्ट्रक्शन। नंबर डी ऑप्शन। देखिए, इसमें जितने भी चीजें हैं उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। ठीक है, असाइनिंग फाइनल ग्रेड एट द एंड ऑफ द कोर्स, ये असेसमेंट का एक पार्ट है बट ये प्राइमरी नहीं है। ठीक है, मेन पर्पस नहीं है। ठीक है, कि ग्रेड प्रोवाइड करें, मेन पर्पस है ग्रोथ को देखना। तो इसीलिए इस वजह से ये ऑप्शन जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, देखिए सी जो है रैंक स्टूडेंट बाय एबिलिटी, क्यों ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है। रिप्लेस टीचर इंस्ट्रक्शन, टीचर्स को क्यों हम लोग रिप्लेस करें? ठीक है, तो ऑब्वियसली रह जाता है कि बी ऑप्शन। तो आंसर इज बी, मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। ठीक है, उसको सिखाते रहो और उससे फीडबैक लेते रहो कि किस तरीके से क्या और बेहतर हो सकता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बी इज द एक्सप्लेनेशन आंसर, और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन जस्ट read it by yourself. Alright guys, so let's move on to next question. Next question is submissive assessment is a primarily used to। देखिए, सबमिटिव असेसमेंट के बारे में पूछा है, प्राइमरीली उसका यूज क्या है? ठीक है, गाइड डे टू डे इंस्ट्रक्शन है सबमिटिव असेसमेंट। ठीक है, एक है क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक है सबमिट मतलब क्या? सबमिट करना। ठीक है, सबमिटिव असेसमेंट इज प्राइमरीली यूज टू, किस वजह से इसको यूज किया जाता है? नंबर 1 गाइड डे टू डे इंस्ट्रक्शन, क्या डेली गाइड के लिए, या फिर एवोल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन पीरियड, या फिर diagnose learning difficulty before instruction, या फिर provide immediate feedback to improve the learning। ठीक है, इनमें से कौन सा होगा? आई थिंक बोथ स्टेटमेंट आर गलत हो जाएगा। सबमिटिव का है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर। सबमिटिव मतलब क्या? सबमिटिव हमेशा एंड ऑफ द रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आई थिंक इसका आंसर होगा इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल पीरियड। ठीक है, सबमिट हो गया रिजल्ट, उसके बाद हमें पता चला कि स्टूडेंट का हालत क्या है, या फिर उसका जो कौन से स्टेज में वो आप बिलोंग करता है, या फिर कितना उसका इम्प्रूवमेंट हो चुका है। ठीक है, ऑलराइट, सो होप यू रियली अंडरस्टैंड। सो गाइड डे टू डे इंस्ट्रक्शन ये बिल्कुल नहीं होगा, इट्स एन classroom procedure, not a submissive assessment procedure. Alright, hope you really understand. So B is the correct answer. तो यहाँ पे B है, इसका ये explanation है। Alright, next question. Question number 3. Which assessment is used to identify student strength and weakness before teaching begin? ठीक है, इनमें से कौन सा assessment से हमें पता चलता है स्टूडेंट के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में? ठीक है, उसके अंदर कमियां क्या है, या फिर उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो कौन सा है? कौन से असेसमेंट के जरिए हमें पता चलता है निम्नलिखित ऑप्शन में से? ठीक है, सबसे पहला है सबमिटिव असेसमेंट, या फिर डायग्नोस्टिक असेसमेंट, या फिर नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट, या फिर पोर्टफोलियो असेसमेंट। ठीक है, देखिए पोर्टफोलियो है प्रोफाइल, उससे क्या पता चलता है? उससे थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन उससे उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट या फिर स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है उससे हमें मालूमात नहीं चलता। ठीक है, प्रोफाइल से। नॉन रेफरेंस असेसमेंट, नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट, ये नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट इज यूज्ड टू ऑफिशियल वर्क sometimes, but it is not used in most of the time for students, so I think this statement also get eliminated. And diagnostic assessment हो सकता है a submissive assessment क्या कहा मैंने? End of the
year we use summative assessment? तो I think the answer is diagnostic assessment. Diagnosed का मतलब क्या है? Diagnosed का मतलब ही है ऑपरेशन करना. ऑपरेशन करना. ऑपरेशन का मतलब क्या है? खोल के देखना. ठीक है. तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट से ही हमें पता चलता है कि बच्चे में कौन सा वीकनेस है, कौन सा उसका एडवांटेज है. ऑलराइट, होप यू रियली अंडरस्टैंड. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. एनिकोडल रिकॉर्ड आर. ठीक है. Anechodatal, sorry, I think it's anecdotal record R. ठीक है. Anecdotal records are. Anecdotal records का मतलब क्या है? ठीक है. सबसे पहले हम ये चीज हमें जानना होगा. तो दोस्तों, anecdotal जो record होता है इसका अर्थ है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ. उपाख्यानात्मक. ठीक है. उपाख्यानात्मक. ठीक है. उपाख्यानात्मक अभिलेख जिसे कहते हैं. ठीक है. इसका अर्थ है, ये सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन बट ये बहुत टफ प्रोनाउंसिएशन है. ठीक है. मतलब कि इसका अर्थ है समझ लीजिए कि, सॉरी फिर से लिख देता हूं मैं. उपाख्यानात्मक. ठीक है. उपाख्यानात्मक. ठीक है. जिसे कहते हैं, मतलब कि रिकॉर्ड कहते हैं इसको. ठीक है. एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड. ठीक है. या फिर अभिलेख कह सकते हैं. रिकॉर्ड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेख. ठीक है. अभिलेख. राइट गाइस, अभिलेख कहते हैं. ठीक है. मतलब कि क्या है? रिकॉर्ड है. ये किस तरीके का रिकॉर्ड है? जैसे कि समझ लीजिए, मैं आपको कैसे समझाऊं. जैसे कि FIR जो होता है, फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, वो एक उपाख्यानात्मक अभिलेख है. ठीक है. मतलब कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड है. क्यों है? बिकॉज देखिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब है कुछ ऐसा रिकॉर्ड जो घटना के उसी वक्त लिया जाए. ठीक है. मतलब कि घटना हुआ है, उसी वक्त किसी ने उस रिकॉर्ड को ले लिया और उसने उसको लिपिबद्ध कर दिया. ठीक है. लिख लिया या फिर वीडियो कर लिया या फिर कहीं पर संभाल के रखा. ठीक है. उसको कहते हैं उपाख्यानात्मक अभिलेख या फिर कह लीजिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड. ठीक है. होप यू रियली अंडरस्टैंड. तो फास्ट टाइम रिपोर्ट जिसे कहते हैं, फास्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, उसी को ही कहते हैं एक तरीके से एनेक्डोटल रिकॉर्ड. होप यू रियली अंडरस्टैंड. ये आप दिमाग में रखिएगा, इसका मतलब क्या है. क्या है स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर्स या फिर ब्रीफ नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्व बिहेवियर या फिर मल्टीपल चॉइस टेस्ट या फिर ग्रेडिंग रूब्रिक्स. ठीक है. देखिए, मैंने जैसे कि आपको क्या कहा था कि फर्स्ट टाइम रिपोर्ट देख के रिपोर्ट कर देना, उसी वक्त उसी जगह पे उसी समय. तो क्या है यहाँ पे ऐसे कुछ दिया है ऑप्शन में, देखिए तो आप सॉल्व कर पाएंगे. तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर का कोई इसमें लेना देना है नहीं. मल्टीपल चॉइस टेस्ट ये भी नहीं है. ठीक है. ग्रेडिंग रूब्रिक. ठीक है. रूब्रिक्स. ठीक है. ग्रेडिंग रूब्रिक्स जो है ये भी नहीं होगा. तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन रह गया, वो है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कहा है कि ब्रीफ नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्व्ड बिहेवियर. ठीक है. ब्रीफ नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, किसी को देख के उसे ऑब्जर्व करके उसका जो रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम कह सकते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड. ठीक है. होप यू रियली अंडरस्टैंड दिस आंसर. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर्स. ठीक है. क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर क्या करता है? ठीक है. तो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कंपेयर टू पीयर्स. ठीक है. या फिर मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव और क्राइटेरिया
ठीक है, या फिर ए स्टूडेंट्स आईक्यू या फिर रैंडम एबिलिटी। देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन है और यहाँ पे भी हमें क्राइटेरिया के बारे में ही पूछ रहा है, तो बोथ आर लिंक्ड। ठीक है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि कभी कभी क्वेश्चन में जो है वही आंसर में भी अगर आपको मिल जाए तो सिमिलर केस इन 90% चांसेस दैट्स द करेक्ट आंसर। तो यही है, क्राइटेरिया के बारे में पूछा है ना, स्पेसिफिक क्राइटेरिया और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और क्राइटेरिया, यही आंसर है बी, मास्टरी करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन। रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट रेफर्स टू, देखिए रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट रेफर्स टू का मतलब क्या है, वेदर इट मेजर्स द इंटेंट कंस्ट्रक्ट्स the consistency of test score across time or forms, the fairness of test administration, या फिर the creativity of the test item। देखिए इसका आंसर ऑब्वियसली बी होगा। रिलायबिलिटी, रिलायबल होना का मतलब क्या है, द कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट स्कोर्स अक्रॉस टाइम और फॉर्म्स। ठीक है, होप यू रियली अंडरस्टैंड। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है, यू कैन चेक इट आउट और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन and just read it in your home by yourself to get more knowledge about it. All right, hope you really understand. Let's move on to next question. Yeah, question number 7. The validate of a assessment referred to. Validity, expiry of an assessment refers to। ठीक है, validity of the assessment refers किस चीज को करता है, consistency of the result, या फिर the extent of which it measures what it is intended to measure। ठीक है, या फिर the difficulty level of items, या फिर the speed of scoring। Obviously the answer is B, the extent of which the measures what it is intended to measure। ठीक है, ये इसी का काम ही यही है, वैलिडिटी यही है, देखिए extent to which it measures what it intended to measure। ठीक है, hope you really understand। फिर से ये रहा explanation, you can check it by yourself। all right, let's move on to question number 8. Which of the following is an example of alternative assessment? Alternative assessment का example क्या है इनमें से? ठीक है, मल्टीपल चॉइस एग्जाम, या फिर पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट वर्क, या फिर ट्रू फॉल्स टेस्ट, या फिर स्टैंडर्डाइज नेशनल एग्जाम। ठीक है, क्या होगा इसमें, कहा है कि एग्जाम्पल देना है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव असेसमेंट के बारे में, ऑल्टरनेटिव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या फिर समथिंग दैट इज ऑल्टरनेटिव, सब्स्टिट्यूट। ऑलराइट, ऑल्टरनेटिव के बारे में पूछा है, तो ऑब्वियसली दिस इज द ऑल्टरनेटिव बी, portfolio of the student work। Hope you really understand this answer. This is the definition of this answer. You can just check it by yourself. No need to be worried about. So let's move on to next question. A rubric is helpful because it, rubric मतलब कि क्या है आपको पता है ना, rubric is a kind of this one Rubik cube where people used to play, matching the colors, different colors, matching करना है, तो rubric आपने जरूर खेला होगा। ठीक है, so it is talking about this। तो ये रूबिक हेल्प किस चीज में करता है? ठीक है, किस चीज में करता है, प्लीज गो अहेड टेल मी। तब तक मैं इस रूबिक को अच्छी तरीके से बना लूं, because I love to make रूबिक ना। Yeah, this color is yellow here, another yellow, another yellow। Alright, आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा होगा। Be careful about your, तो ऐसा होता है एक रूबिक क्यूब। ठीक है, मतलब कि मैंने कलर पूरी तरीके से नहीं किया, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो दिस इज अ रूबिक क्यूब। सो ये किस चीज में हेल्प करता है? ठीक है, रिप्लेस टीचिंग, या फिर प्रोवाइड क्लियर क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग परफॉर्मेंस टैक्स, या फिर इज यूज्ड ओनली फॉर अटेंडेंस, इज अ टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। गलत, गलत। ठीक है, यूज ओनली फॉर अटेंडेंस के लिए रूबिक क्यूब को यूज करता है क्या? ये गलत है। रिप्लेस टीचिंग कहाँ से रिप्लेस कर पाएगा? एआई भी अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाए, तो बी इज द आंसर। प्रोवाइड क्लियर क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है ग्रेड देने के लिए। पता चलता है ना कि क्या चीज है। ऑलराइट, सो कितना टैलेंटेड है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, असेसमेंट फॉर लर्निंग प्राइमरी एम टू, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, AFL जो शॉर्ट फॉर्म है, प्राइमरीली एम टू किस चीज की ओर एम करता है? सर्टिफाइड स्टूडेंट अचीवमेंट, गलत होगा। ठीक है,
improve and support student learning through feedback. Yes, that's rank student nationally, ये गलत है. Create a report card, गलत. ठीक है, obviously the B is the correct answer. Option number B is correct. Let's move on to next question. What does student portfolio typically include? Student जो portfolio है वो typically किस चीज को include करता है? Only final exam paper, a collection of students' work showing growth over time, the teacher's lesson plan, the school inspection report. Obviously, option number B is the correct answer. Portfolio के बारे में पूछा है ना? So a collection of students' work showing growth over time. तो यही है, student का growth देखने को मिलता है portfolio से. ये इजी वाले क्वेश्चंस है, ठीक है. सो यू कैन जस्ट पहले मैं ये बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस या फिर टॉपिक मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ सीटेट के लिए दिसंबर का, ये सब 2025, ये सब प्रीवियस ईयर रिलेटेड है. सो बी फोकस, ठीक है, इंपॉर्टेंस दीजिएगा इसको. अगर आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें या फिर रिवाइज करते हैं तो इन्हीं में से ही सीडीपी में आपको क्वेश्चन आएगा. एंड आई एम होपफुल दैट इंशाल्लाह, आई बिलीव दैट यू विल गेट 30 आउट ऑफ 30 इन योर सीडीपी एट लीस्ट. ठीक है, मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपको 30 में से 30 मिल जाएगा इंशाल्लाह. आई बिलीव दैट. आई एम नॉट गारंटिंग यू, बट दैट्स द रियलिटी इफ यू डू इट. So that's the reality. All right, hope you really understand what I'm trying to tell you. Let's move on to the next question. Question number 12. Norm reference tests are designed to. देखिए इसमें पूछा है norm reference tests are designed to. किस चीज के लिए डिजाइन किया जाता है? norm reference मतलब कि टेस्ट जो होते हैं वो measure if student meets a fixed standard. measure करने के लिए क्या है? स्टूडेंट का फिक्स स्टैंडर्ड. कभी भी स्टूडेंट को मेजर नहीं किया जाता. इट्स a negative statement, so be aware of that. ठीक है. So compare a student performance with that of a peer group. कंपेयर करने के लिए पीर ग्रुप के साथ, या फिर डायग्नोस लर्निंग प्रॉब्लम ओनली, या फिर प्रोवाइड ए क्राइटेरियन बेस्ड पास फेल. ठीक है, क्या होगा? ओनली जो है इसे काट दो, तो हमारे पास दो ऑप्शन रह गए. तो ऑप्शन नंबर आई थिंक बी इज द करेक्ट. कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ ए पीर ग्रुप. पीर ग्रुप के साथ बच्चे का कंपेयर करना इंडिविजुअली जो है, इट इज द norm reference tests are designed to. ठीक है, this is the explanation. You can just go and read it by yourself and make it understand. Let's move on to next question. Item analysis in test help a teacher to. देखिए item analysis test किस तरीके से टीचर्स को करते हैं? assign homework, या फिर determine which item were too easy or too hard and identify discriminating items, या फिर शेड्यूल एग्जाम. ठीक है, या फिर कैलकुलेट स्कूल बजट. ठीक है, अरे भाई ये स्कूल बजट क्यों करेगा बच्चे? असाइन होमवर्क क्यों होगा? ठीक है, फिर शेड्यूल्ड एग्जाम क्यों होगा? आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर. डिटरमिनिंग व्हिच आइटम वर टू इजी और टू हार्ड एंड आइडेंटिफाई डिस्क्रिमिनेशन आइटम. ठीक है, तो यही तो हेल्प करता है ना, एनालिसिस से हमें आइडेंटिफाई मिलता है. वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज हार्ड and what is easy, all right, for the student. So I think yes, B is the correct answer. Let's move on to the next question. How does checklist differ from a rating scale? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? A checklist record presence, absence, rating scale, indicate degree or quality. ठीक है, चेकलिस्ट देखिए यहाँ पे ये रहा चेकलिस्ट, ये रहा चेकलिस्ट. ठीक है, both questions and answer having same kind of core identification, so I think the answer is obviously A. तो हमें दूसरा ऑप्शन देखने की कोई जरूरत भी नहीं है. Alright, so this is the answer. And let's move on to next question. Question number 15. Which of the following is considered a high order cognitive skill? ठीक है, a high order cognitive skill के बारे में पूछा है. हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम cognitive के बारे में. So remembering fact होता है, या फिर understanding concept होता है, या फिर applying rules, या फिर evaluating and synthesizing information. ठीक है, क्या होगा? cognitive का है, understanding concept. देखिए बी और डी में से कुछ होगा. आई थिंक आई विल गो विथ डी. यस, evaluating and synthesizing information, इसे कहते हैं cognitive skill के बारे में. Alright, hope you really understand. यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है
explanation, sorry, you can check it and just make it understand that whether I am right or wrong. Alright, hope you really understand. Let's move on to next question. Question number 16 जो है performance based assessment is based best for measuring. Performance based assessment is best for measuring किस चीज़ के लिए है? rote memorizing के लिए या फिर practical skill and application of knowledge है या फिर only कह दिया तो wrong हो जाएगा, only theoretical knowledge या फिर peer operation, दोनों ही गलत होंगे. ठीक है, आई रोट मेमोराइजिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट इज बेस्ट मेजर फॉर practical skill and application of knowledge. All right, hope you really understand. So B is the correct answer. Let's move on to next question, guys. Question number 17. तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है असेसमेंट बायस ऑकर व्हेन. असेसमेंट बायस कब होता है? ठीक है, सॉरी आप लोगों ने आंसर भी देख लिया होगा. बी है इसका आंसर. ए टेस्ट सिस्टमेटिकली डिसएडवांटेज ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, तभी असेसमेंट बायस हो जाता है. ठीक है, so let's move on to next question. Question number 18 कह रहा है which of the following is not a legitimate purpose of assessment. देखिए not पूछा है, not a legitimate purpose of assessment पूछा है, not पूछा है, तो यहाँ पे से हमें not वाले आंसर आप लोगों ने देख लिया. ऑब्वियसली सी है, punishing student for poor performance. यह हमेशा not होता है कभी भी जब पढ़ाया जाता है. Punishment is a part of teaching, but it is not something that you can utilize all the time whenever the students is not been just doing according to your own desire or wishes or according to the way of the path that you want them to be walk on. ठीक है, तो हर समय आप यूज नहीं कर सकते उस चीज को. ठीक है, या punishment, it's a negative word itself. So yeah, so that's why the question number statement C is correct for the question number 18. Let's move on to the next question. Question number 19. Continuous and comprehensive evolution CCE emphasizes assessment of. ठीक है, जो CCE है वो कौन सा assessment को emphasize करता है? Only cognitive aspect गलत हो जाएगा, only है, it's a negative. Scholastic and co-scholastic aspects continuously. ठीक है, हो सकता है only final exam गलत, only physical education गलत, तो obviously the B is the correct answer. The B is the correct answer. Next question, question number 20. An anacaudal record is most useful for. देखिए anacaudal के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था. तो mostly useful किस में होता है? Recording numeric test scores, describing specific incident of behavior that inform instruction. Yes, obviously the B is the correct answer. Next question, question number 21. A reliability coefficient close to 1 indicate. ठीक है, coefficient close to 1 indicate. 1 indicate क्या करता है? Low reliability है या high reliability है या invalid test है या फिर bias test है? इसका आंसर बी होगा, high reliability. ठीक है, 1 always indicate the best. Alright, because 1 is something that we put in top of the level, is it right? So that's why 1 is always been high reliability. जब भी 1 पूछे तो high reliability के बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, alright, let's move on to next question. ये है इसका description or explanation, you can say it. Go through it, you will understand what does it mean. Next question, question number 22. Face validity refers to. ठीक है, face validity किस चीज को रेफर करता है? तो it refers to statistical evidence that a test predicts future performance. पहला A option A ये है. Number B option, the surface level appearance that a test seems to measure what it should. ठीक है. Number C है reliability across forms, the fairness of a test. Fairness of the test is a negative word, so it will not going to become reliability across forms. ये भी गलत है. Reliability ज़्यादा होना भी गलत है. ठीक है, नंबर 1 है statistical evidence that test predicts future performance. क्या future performance predict करना टेस्ट के ऊपर डिपेंडेबल है क्या? I think हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, but I will take it as a negative. The surface level appearance that a test seems to measure what it should. यही है आंसर.
ठीक है दोस्तों, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एक्सप्लेन्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्निक इंक्लूड, एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स जो है वो कौन से फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्निक को अपने साथ समा के रखता है, ठीक है, अपने अंदर रखता है, ठीक है, या फिर इंक्लूड करता है, ठीक है। सबमिटिव एग्जाम्स ओनली, गलत। ऑब्जर्वेशन क्विज एंड फीडबैक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, फाइनल प्रोजेक्ट्स ओनली, गलत। नेशनल लेवल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, गलत, ओनली बी। ऑब्जर्विंग क्विज एंड फीडबैक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, यही तो काम है। एग्जाम्पल, हाई स्टेक्स स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर टिपिकली, हाई स्टेक्स स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का मतलब क्या है? जैसे कि समझ लीजिए कि कुछ एग्जाम है जो डिफिकल्ट होते हैं, उन्हीं को हाई स्टेक्स स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं, ठीक है, जो कि टफ हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे फॉर्मेटिव कहते हैं, या सबमिटिव इन नॉन प्रेफरेंस कहते हैं, या ऑप्शनल इन ऑल स्कूल, या फिर ऑलवेज क्राइटेरियन रेफरेंट, क्या होगा? आई थिंक क्राइटेरियन रेफरेंस ऑलवेज का है ना, गलत हो जाएगा। तो फॉर्मेटिव हो सकता है सबमिटिव इन नॉन रेफरेंस, या फिर ऑप्शनल इन ऑल स्कूल्स। देखिए इसमें शायद मेरे ख्याल से मुझे लगता है या फिर ऑप्शनल इन ऑल स्कूल होगा, या फिर सबमिटिव इन नॉन रेफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शनल इन ऑल स्कूल्स कहाँ है, ठीक है। तो ऑल जो शब्द है, ऑल मतलब कि ये गारंटी दे रहा है ऑप्शन कि हर स्कूल में है, तो इससे मुझे पता चलता है कि इट्स ए नेगेटिव स्टेटमेंट, बट हो सकता है, ठीक है, स्कूलों में हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आई थिंक, सबमिटिव एंड नॉन रेफरेंस्ड। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, which is a tricky type of understandability of the question, and cracking it in your own words, and after that you decode it and you give the correct answer. Let's move on to the next question. Holistic scoring is characterized by, holistic जो scoring है वो किस तरीके से कौन कैरेक्टराइज करता है, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड करता है। ऑप्शन नंबर 1 है स्कोरिंग सेपरेट कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है, या फिर assigning a single overall score based on the general impression using checklist only used for maths and tests। देखिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो scoring separate components independently हो सकता है, but I will go for negative one, so I think B is the correct answer, assigning a single overall score based on general impression। So this is the characterized holistic scoring, ठीक है। portfolios are valuable because they, portfolio क्यों valuable है? मीन्स प्रोफाइल क्रिएटिंग, आप सबका प्रोफाइल होगा, तो प्रोफाइल किस लिए इंपॉर्टेंट है? सीवी, ठीक है, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई, किस कारण से? तो रीजन आपको देना है, इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? प्रोवाइड एन वन टाइम स्नैपशॉट, शो एविडेंस ऑफ ग्रोथ एंड अलाउ रिफ्लेक्शन ओवर टाइम, या फिर रिप्लेस द नीड फॉर एनी अदर असेसमेंट, या फिर एरिया ओनली फॉर टीचर यूज, गलत। रिप्लेस द नीड ऑफ एनी अदर असेसमेंट, गलत। क्यों रिप्लेस करेगा? प्रोवाइड एन वन टाइम स्नैपशॉट, गलत। बी इज द करेक्ट आंसर, शो एविडेंस ऑफ द ग्रोथ एंड अलाउ रिफ्लेक्शन ओवर टाइम, ठीक है। तो इसी का तो पोर्टफोलियो इज ऑल अबाउट दिस ओनली, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड टेस्ट आइटम शुड बी, ठीक है, गुड टेस्ट आइटम शुड बी, कौन सा गुड टेस्ट आइटम होता है? मतलब कि एक अच्छा परीक्षा लेने के लिए कौन सा आइटम सबसे बेहतरीन होता है? एम्बिगुअस एंड ट्रिकी, या फिर वैलिड, रिलायबल एंड फ्री फ्रॉम बायस, या फिर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर ऑल स्टूडेंट, गलत हो जाएगा। एक्सट्रीमली कहा है ना, एक्सट्रीम itself इज एन नेगेटिव वर्ड। डिजाइन टू कंफ्यूज स्टूडेंट, यह भी गलत हो जाएगा। कंफ्यूज क्यों करना है बच्चों को? यूपीएससी थोड़ी ना एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो एम्बिगुअस इन ट्रिकी हो सकता है, ये होता है, बट नॉट एवरी टाइम। So the best answer is suitable for this one is B, valid, reliable and free from bias, ठीक है, valid होना चाहिए, reliable होना चाहिए और bias नहीं होना चाहिए। Which tool record the frequency of students behavior in a fixed time period? कौन सा टूल स्टूडेंट का बिहेवियर रिकॉर्ड करता है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। पोर्टफोलियो हो गया,
या फिर फ्रीक्वेंसी काउंट या फिर रूबिक या फिर रेंटिंग स्केल? आई थिंक द आंसर इज बी, frequency count. Yes, B. Frequency count tells how often a behavior occurs within a given observation period. Alright guys. Effective feedback from assessment should be, देखिए effective feedback के बारे में पूछा है, पहले भी पढ़ चुके हैं. Should be क्या होना चाहिए? Delayed and general, गलत. Delayed क्यों होगा? Timely, specific and constructive. Yes, this is the current negative. Discouraging, गलत. Only numeric, galat. Alright, so yeah, this is the correct answer. Next question. The main advantage of using Rubik is that they, क्या advantage है Rubik को use करने का? ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था, make grading slower, clarify expectation and make scoring more reliable. Yes, B is the correct answer because ये already हम लोग solve कर चुका है. तो guys, thanks for today's video. हमने करीब करीब 30 MCQs solve कर लिए हैं. We solved it, and let's meet with you guys within another video of CTET CDB 2025 with a new topic. It will be topic number 16. So आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो do subscribe, do like, do share with your friend and support us. Alright guys, so see you in another video. Have a nice day. Bye bye.